Hello everyone. So in this lecture we are going to see our next part of bioinorganic chemistry. तो bioinorganic chemistry में मैं आपके साथ important metalloenzymes डिस्कस कर रही हूँ, राइट? अब bioinorganic chemistry का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको पता है हमने ट्रांसफेरिन के बारे में देखा था. ट्रांसफेरिन इज अ प्रोटीन विच इज इम्पॉर्टेंट, ट्रांसफेरिन which is important for transfer of iron Fe3+ from one place to another place, where this iron is required for synthesis of hemoglobin, myoglobin and another compound. अब ये फेरिटिन क्या है? So देखो फेरिटिन के बारे में नीचे मैंने इंफॉर्मेशन दी है. फेरिटिन, so iron is stored as a ferritin. So iron जब बॉडी में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, सो इट इज स्टोर्ड एज अ फेरिटिन. आयरन जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, आयरन जब ट्रांसपोर्ट होता है, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन. सो ये यहाँ ऐसे आपको याद रखना है, ट्रांस और यहाँ पे ट्रांसफेरिन. सो ट्रांसपोर्ट जब करना होता है तब ट्रांसफेरिन नाम का प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, और जब आयरन को स्टोर करना होता है तब फेरिटिन नाम का प्रोटीन आपको याद रखना है. द कोर ऑफ फेरिटिन पार्टिकल इट कंटेन्स अप टू 4500 आयरन एटम. तो जो एक फेरिटिन का मॉलिक्यूल बनता है ना, उसमें टोटल 4500 आयरन के एटम्स होते हैं. दिस कोर इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कवरिंग कॉल्ड एज एपोफेरिटिन. तो इसकी जो कवरिंग होती है वो एपोफेरिटिन नाम के प्रोटीन से होती है, ठीक है. This allows control access to the core through 8 hydrophilic channel and 6 hydrophobic channel. अब ये जो कवरिंग है which is made up of apophyretin, यहाँ से डिफरेंट चैनल्स होते हैं. सो अगर किसी आयरन को अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है तो इस चैनल के थ्रू वो जा सकता है, आ सकता है. और इन टोटल चैनल में से 8 हाइड्रोफिलिक टाइप के चैनल होते हैं, मतलब वो वाटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. और 6 हाइड्रोफोबिक चैनल होते हैं जो कि वाटर को अपने पास आने नहीं देंगे, राइट. इट इज दो दैट Fe3+ enters through hydrophilic channel. It is thought that the Fe3+ is entered through the हाइड्रोफिलिक चैनल. स्टोर करना है तो Fe3+ को तो एंटर करना पड़ेगा, एंड दिस Fe3+ एंटर्स थ्रू द हाइड्रोफिलिक चैनल एंड लीव्स थ्रू द हाइड्रोफोबिक चैनल. चैनल का काम ही है Fe3+ को अंदर लेना और बाहर जाने देना, ठीक है. सो इट एंटर्स थ्रू द हाइड्रोफिलिक चैनल एंड इट लीव्स द फेरिटिन थ्रू हाइड्रोफोबिक चैनल. द नेक्स्ट प्रोटीन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, ठीक है ना. पेरोक्सीडेज कैटालेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, दैट कंटेन हीम ग्रुप. हीम ग्रुप का मतलब क्या है? आयरन प्लस पोर्फिरिन रिंग, इस ग्रुप को बोला जाता है हीम ग्रुप. और ये जो पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज है ना, इनमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज कंटेन हीम ग्रुप विथ Fe+3 एट देयर एक्टिव साइट. पेरोक्सीडेज, इसका काम क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. सो विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज हार्मफुल टू द बॉडी. अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. अब ये हार्मफुल है तो इसे डिकम्पोज करना पड़ेगा, और इसे डिकम्पोज करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? पेरोक्सीडेज. And this hydrogen peroxide is decomposed into water plus oxygen, and both these are harmless to our body, ठीक है. H2O2 is harmful for the body. Excess concentration of H2O2 is decomposed into simpler compound like H2O and O2. ये रिएक्शन है. कैटालेज का काम भी सेम है, जैसे पेरोक्सीडेज का काम है वैसा ही रोल कैटालेज का है. इसमें भी हीम ग्रुप है, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करता है. नाउ द नेक्स्ट प्रोटीन इज सेरुलोप्लाज्मिन, एंड व्हाट इज द रिलेशन विथ विल्सन्स डिसीज? सो सी,
It is a blue colored protein. Ceruloplasmin is a blue colored protein which contains 0.3% copper. It is long term copper transporter in plasma. So ceruloplasmin का रोल क्या है? It is a long term copper transporter. वो बॉडी में प्लाज्मा में कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. अब विल्सन्स डिसीज क्या है, कैसे वो जनरेट होता है? सो सी इट हेरिडिटरी शॉर्टेज ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन. अगर कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने वाला सेरुलोप्लाज्मिन शॉर्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, शॉर्ट परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो क्या हुआ? ड्यू टू दिस शॉर्टेज कॉपर एक्यूमुलेट इन लीवर, किडनी एंड ब्रेन. तो अगर सेरुलोप्लाज्मिन जो कि कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है उसका शॉर्टेज है, तब कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा एंड इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन लीवर, किडनी एंड ब्रेन. दिस डिसीज इज क्लियर्ड बाय फीडिंग पेशेंट विथ चिलेटिंग एजेंट सच एज EDTA. चिलेटिंग एजेंट का मतलब होता है ये एज ए लिगैंड एक्ट करेगा और कॉपर के साथ बाइंड करेगा और जो एक्यूमुलेटेड कॉपर है उसका परसेंटेज ये कम करेगा. कॉपर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ EDTA एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट इज विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन भी बोला जाता है और कोएंजाइम B12 भी बोला जाता है. सो फर्स्ट deficiency of vitamin B12 causes pernicious anemia. ये आपको याद रखना है. Only anemia is caused by deficiency of iron. Pernicious anemia is caused by deficiency of vitamin B12. So vitamin B12 के स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट पे कोबाल्ट+3 प्रेजेंट होता है. इट इज सराउंडेड बाय अ रिंग हुज नेम इज कोरिन रिंग. जैसे हीमोग्लोबिन में पॉर्फिरिन रिंग होती है वैसे विटामिन B12 में कोरिन रिंग होती है. तो इस कोरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन कोबाल्ट+3 के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. एट द 5th पोजीशन R ग्रुप प्रेजेंट होता है. एट द 6th पोजीशन नाइट्रोजन विच इज अ पार्ट ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू वो प्रेजेंट होता है. दिस R ग्रुप कैन बी साइनाइड, मिथाइल, वाटर. जब ये R ग्रुप साइनाइड होता है तो उसे साइनोकोबालामाइन बोला जाता है. जब ये R ग्रुप CH3 होता है तब उसे मिथाइलमाइन बोला जाता है. ठीक है, मिथाइल कोबालामाइन बोला जाता है. व्हेन R ग्रुप इज साइनाइड इट इज साइनोकोबालामाइन और इस साइनोकोबालामाइन का ही नाम है विटामिन B12. ठीक है. इन विटामिन B12 कोबाल्ट+3 इज सराउंडेड बाय कोरिन रिंग. 4 nitrogen of corin ring occupy 4 coordination sites. 5th coordination site is occupied by histidine group and 6th coordination site is occupied by cyanide ion. In vivo मतलब inside the body cyanide ion is not present. Instead of it 6th position is occupied by loosely bound water or methyl group. It has unique ability to form metal carbon bond. यहाँ पे कोबाल्ट+3 है वो साइनाइड के साथ भी बॉन्ड तैयार कर सकता है, CH3 के साथ भी बॉन्ड तैयार कर सकता है एंड मेटल कार्बन बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड. इट इज नेचर्स ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओनली विटामिन विच कंटेन द मेटल. सो विटामिन B12 इज द ओनली विटामिन विच कंटेन मेटल और इट इज नेचर्स ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. जो नेचर में फाइंड आउट किया जाता है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. बाकी सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं. सो कोरिन रिंग इज फ्लेक्सिबल. हमने डिफरेंस देखा था. वी हैव सॉन इन लास्ट लेक्चर डिफरेंस बिटवीन पॉर्फिरिन एंड कोरिन रिंग. पॉर्फिरिन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा होते हैं, वो लेस होते हैं कोरिन में. लेस अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लेस है मतलब डबल बॉन्ड लेस है. सो दिस रिंग विल बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउज कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द सिस्टम. ठीक है. सो देखो अब 3 टाइप के विटामिन B12 के फॉर्म हम देखेंगे. विटामिन B12, विटामिन B12R, विटामिन B12S. सो कोबाल्ट+3 जो विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, इफ इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कोबाल्ट+2, 1 more electron cobalt+1. ठीक है. नाउ विटामिन B12S
इसका रोल क्या है देखो, विटामिन B12S मीन्स कोबाल्ट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखो सीक्वेंस, विटामिन B12, B12R, B12S, एक एक इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन करना है, ठीक है। सो S मतलब कोबाल्ट +1 इज स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। इट रेडिली अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड सो अल्काइलेशन ऑफ कोबाल्ट हैपन। अगर कोबाल्ट +1 है तो वो कोबाल्ट +3 में ऑक्सीडेटिव एडिशन से कन्वर्ट हो सकता है। सपोज मीथेन की ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गई, राइट। सो कोबाल्ट +1 मिथाइल आयोडाइड की ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गई, +3 में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल आ गया और आयोडीन आ गया। सो दिस इज द मिथाइलेशन प्रोडक्ट। जब मिथाइल आयोडाइड बनता है ना, तो वो प्रोडक्ट जो होता है उसको हम बोलेंगे मिथाइलेशन प्रोडक्ट, ठीक है। सो तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिए है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज आयरन स्टोरेज प्रोटीन, फेरिटीन है। विच एक्ट एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसपोर्ट करता है, फेरिटीन आयरन स्टोरेज करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। विच इज प्रेजेंट एट एक्टिव साइट ऑफ विटामिन B12, दैट इज कोबाल्ट +3 विथ कोरिन रिंग, ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज नाउ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है। अब जिंक कंटेनिंग एंजाइम का आपको बस क्या याद रखना है मैं बताती हूँ। जिंक कंटेनिंग एंजाइम का नाम और उसका फंक्शन, मैकेनिज्म में डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिंक कंटेनिंग एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स दिए हैं और उनका फंक्शन पूछा है, तो बस आपको उतना याद रखना है। मैकेनिज्म में जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सो देखो जिंक कंटेनिंग एंजाइम, उससे पहले ये विटामिन B12 का एक रिएक्शन देख लो। विटामिन B12 की एक रिएक्शन यहाँ पे दी है। सपोज दिस इज C1C2, C1 पे हाइड्रोजन है, C2 पे हेलोजन है। अब विटामिन B12 के थ्रू C1 के ऊपर हेलोजन आ गया और C2 के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, मतलब इनकी पोजीशन जो है वो एक्सचेंज हो गई। दिस फंक्शन कैन बी डन बाय विटामिन B12, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स। द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब इसके नाम में ही फंक्शन छुपा हुआ है, राइट। कार्बोक्सी एंड पेप्टाइडेज। पेप्टाइड चेन का मतलब क्या होता है, अ चेन ऑफ एमिनो एसिड इज लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, वी कॉल इट एज अ प्रोटीन चेन। और उसमें जो बॉन्ड होता है ना, 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। सो दीज 2 एमिनो एसिड्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस पेप्टाइड बॉन्ड। अब इफ यू वांट टू ब्रेक द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड, देन enzyme is important, that is carboxy peptidase. With the help of carboxy peptidase, terminal amino acid can be separate out. So PHE का मतलब होता है फेनाइल एलानिन, वो सेपरेट हो गया और बाकी अमीनो एसिड की चेन एज इट इज है। सो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसका फंक्शन होता है। सो ये रीड करते हैं हम। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज it cleaves carboxy terminal amino acid from the peptide chain. It catalyzes hydrolysis of peptide. अब इसको ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इसको ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है। इट कंटेन जिंक 2+ एट द एक्टिव साइट। जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, मतलब मेटल कौन सा होगा, जिंक होगा। इट इज रफली एग शेप्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। दिस इज एक्टिव साइट जिंक 2+ विथ दीज लिगैंड। 2 ligands are nitrogen from histidine. Third is oxygen of glutamate, and fourth site, this site is free to accept pair of electron from donor substrate. तो जिस एमिनो एसिड का बॉन्ड ब्रेक करना है ना, उसे बाइंड करने के लिए ये 4th कोऑर्डिनेशन साइट जो है वो एम्प्टी रहती है। मैकेनिज्म क्या है, देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ जिंक एटम टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अमाइड लिंकेज। आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज नथिंग बट CONH
इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। इसमें से कार्बोनिल के ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो जिंक को अटैच होते हैं, जो एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट है वहां पे। नियर बाय हाइड्रोफोबिक पॉकेट एनवेलप द ऑर्गेनिक ग्रुप। अब यहाँ पे जिंक है और जिंक के पास जो ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट होगा वो क्या करेगा, इस जो बॉन्ड ब्रेक करना है ना उसको वो सराउंड कर लेगा। नियर बाय हाइड्रोफोबिक पॉकेट एनवेलप द ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड टू बी क्लीव्ड, मतलब जिसको क्लीव करना है। अब ये यहाँ से आर ग्रुप है सपोज, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब जो एमिनो एसिड है क्लीव करना है वो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप में सेपरेट हो जाएगा और यहाँ जो अदर एमिनो एसिड की चेन है वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहा है सबको? एमिनो एसिड विथ एरोमेटिक साइड ग्रुप रिएक्ट मोस्ट रेडिली। एरोमेटिक साइड ग्रुप जो होते हैं वो जल्दी क्लीव हो जाते हैं। तो ये हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट जिंक कंटेनिंग एंजाइम इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब इसके भी नाम में फंक्शन छुपा है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज विच डू हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2। रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2, CO2 प्लस H2O फॉर्म H2CO3 जो आयोनाइज हो गए HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ऐसे भी रह सकता है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है और एंजाइम का नाम है अनहाइड्रेज। अगर इसका अपोजिट आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, राइट। So it is found in mammal in different form. It catalyzes hydration of CO2 to form carbonic acid and also reverse reaction is possible, मतलब dehydration of this carbonic acid. Now the active site of carbonic anhydrase, zinc तो होगा ही होगा, तीनों भी यहाँ नाइट्रोजन है फ्रॉम द हिस्टिडीन और फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइट पे वाटर है। अब ये जो वाटर है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज ये लोन पेयर के थ्रू मेटल को अटैच है। नाउ जिंक जो है ना उसके पास इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सो जिंक हियर इट इज एक्टिंग एज अ लेविस एसिड विच इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर ग्रुप और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से ये H प्लस रिलीज होता है एंड H2O इज कन्वर्टिंग इनटू OH। So, see once what's the mechanism. एक बार फिर से बताती हूँ आपको। First, water molecule, the OH bond is polarized and H plus is released, so water is converted into OH. This is first step. In this step, zinc is acting as a Lewis acid. Okay? तो देखो माइनस H प्लस H2O, तो OH हो गया और इस OH में जैसे कि ये ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव है, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, तो इस हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल एक्सटर्नली अटैच हुआ है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल और इस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव है तो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होगा, वो फिर से इस ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव के साथ अटैच होगा। तो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को कुछ ना कुछ ग्रुप अटैच हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें तैयार करना है CO2 से H2CO3, CO2 ऐड किया, अब यहाँ से H2CO3 रिमूव करो, सो दिस इज CO3, राइट। H2CO3 और HCO3 माइनस, तो इस तरीके से यहाँ से देखो HCO3 माइनस रिमूव हो सकता है, राइट। HCO3 माइनस बिकॉज H2CO3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ HCO3 माइनस। तो ये हो गया CO2 का कन्वर्जन H2CO3 में और HCO3 माइनस में, which is carbonic acid, and this reaction is called as hydration of CO2. The name of enzyme is carbonic anhydrase. In carbonic anhydrase, zinc atom is more acidic than carboxypeptidase. अब फर्स्ट एंजाइम कंपेयर करो, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जिसने टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया था, उससे ज्यादा जिंक इस कार्बोनिक अनहाइड्रेज में एसिडिक है। 3 histidine make zinc more electronegative and more acidic towards the 4th position, and so
इट पोलराइजेस द वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से ये पैराग्राफ रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जिंक है ना, ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज 3 नाइट्रोजन विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, withdraw the electron density from the zinc, and that is why this zinc become more acidic, and that is why zinc takes electron from this water molecule and convert it into the OH group. Okay, now the next zinc enzyme is zinc copper superoxide dismutase, that is SOD। अब इसके नाम में ही फंक्शन है सुपरऑक्साइड यानी कि O2-, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन डिस्मुटेज। सो ये सुपर ऑक्साइड आयन जो है दिस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब इस हार्मफुल सुपर ऑक्साइड को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम काम करता है। अब ये O2- सुपर ऑक्साइड का कन्वर्जन पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड में करता है और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कन्वर्जन आपको पता है ऑक्सीजन एंड वाटर में हो जाता है। ठीक है, नाउ सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज कंटेन 2 मेटल एट देयर एक्टिव साइट। 1 मेटल इज कॉपर 2+, another metal is zinc 2+, right? It has both copper and zinc at their active site. This enzyme contain 2 subunit each having binuclear active site with copper and zinc। तो यह एक यूनिट है और ऐसा ही दूसरा यूनिट होता है, तो 2 यूनिट को मिला के ये एंजाइम बनता है। zinc 2+, very important statement, zinc 2+ can be replaced। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जिंक 2+ कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोबाल्ट और कैडमियम, बट कॉपर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो इस सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज में जिंक एंड कॉपर दोनों है। दिस जिंक इज रिप्लेसेबल विथ कॉपर और कैडमियम, कोबाल्ट और कैडमियम, बट कॉपर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। दैट इज वाई कॉपर ओनली प्लेज अ फंक्शनल रोल। मेन जो इस सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज का फंक्शन है सुपर ऑक्साइड रेडिकल को क्लीव करना, वो फंक्शन कैरी आउट होता है कॉपर की वजह से। जिंक प्लेज सपोर्टिव स्ट्रक्चरल रोल। अब सपोर्टिव स्ट्रक्चरल रोल तो कोबाल्ट और कैडमियम भी प्ले कर सकते हैं, दैट इज वाई जिंक इज रिप्लेसेबल। कॉपर फंक्शनल रोल करता है तो कॉपर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका रोल क्या है? सुपर ऑक्साइड अनायन O2-, इसका कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फर्दर डिकम्पोज इसको करने के लिए हमारे पास पेरोक्सीडेज है, कैटालेज है, जिससे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1-2 यहाँ पे देख लो। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इट कंटेन विच एट देयर एक्टिव साइट जिंक +2, और उसका फंक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट, विच मेटल बिसाइड्स आयरन इज इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? कॉपर विच इज प्रेजेंट इन हीमोसाइनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हीमोग्लोबिन है वैसे ही हिम इरिथ्रिन एंड हीमोसाइनिन ये भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मेटल प्रेजेंट एट एक्टिव साइट ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जिंक, मैच द फॉलोइंग। मायोग्लोबिन का रोल होता है ऑक्सीजन स्टोरेज, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज फंक्शन है उसका पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाउ एट अ pH 7 जिंक 2+ आयन इन कार्बोनिक अनहाइड्रेज रिएक्ट विथ CO2 टू गिव। देखो जिंक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज में OH इज प्रेजेंट एट देयर एक्टिव साइट, और OH में ऑक्सीजन को बाउंड होता है CO2 मॉलिक्यूल, राइट। हाइड्रोजन को बाउंड होता है वाटर मॉलिक्यूल। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, तो इतना याद रखो। डन, ओके, तो इतना रिवाइज करो। बाकी चीजें और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेती हूँ।